शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, हम लोग ये जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत रियल नंबर का अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत, उसमें हम लोग उसका जितना भी बेसिक्स था और जितना भी नंबर सिस्टम की बातें थी आधारभूत, वो सब हम लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। और आज से हम लोग अपने क्लास 10th की पहली टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आज से अपने चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्या सब लोग तैयार हैं? सब लोग थम्स अप कर देंगे कि हम लोग अपने चैप्टर में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। और सभी लोग अपनी कॉपी निकाल लेंगे और एक एक बातें जो आपको बताई जाएंगी सब लोग गंभीरतापूर्वक उसको लिखते जाएंगे। तो सबसे पहली हेडिंग जो हमारी क्लास 10th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर की है, सब लोग हेडिंग कर लेंगे विभाज्यता। सभी लोग हेडिंग कर लेंगे विभाज्यता, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिविजिबिलिटी के नाम से जानते हैं। डिविजिबिलिटी हम लोग सबसे पहले विभाज्यता के बारे में समझेंगे, यानी डिविजिबिलिटी के बारे में समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किन्हीं दो धन पूर्णांकों के ऊपर विभाज्यता किस प्रकार से लागू की जाती है। तो अगर आपसे कोई विभाज्यता की डेफिनेशन पूछेगा तो सबसे पहले आप बताएंगे, यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b, यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार दिए गए हों, यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार दिए गए हों कि a इज लेस देन b, यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार दिए गए हों कि a इज लेस देन b और a b को पूर्णतया विभाजित कर दे अर्थात शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो, तब इस गणितीय प्रक्रिया को विभाज्यता कहा जाता है। तो फिर से एक बार दोहरा लेंगे, यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार दिए गए हों, हम लोग व्यापक रूप में डेफिनेशन ले रहे हैं तो हम लोग दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं जिसमें एक a है और एक क्या है, b है। अब इस प्रकार लिए गए हैं कि a जो है वह b से छोटा है। a लेस देन b का मतलब क्या होता है, a वाला जो धन पूर्णांक है वह b वाले धन पूर्णांक से क्या है, छोटा है। और a को b से पूर्णतया विभाजित कर दे रहा है, यानी a से, क्योंकि ये छोटा है और b बड़ा है तो हम लोग a से b में डिवाइड कर रहे हैं और a b को पूर्णतया विभाजित कर दे रहा है। और जब पूर्णतया विभाजित हो जाती है भाग, तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो कह रहा है यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार दिए गए हैं कि a की वैल्यू b से छोटी अर्थात a इज लेस देन b और इंटीजर a जो है वह b को पूर्णतया क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है, अर्थात हमें रिमाइंडर यानी शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है। तब इस मैथमेटिकल प्रोसेस को, इस गणितीय प्रक्रिया को हम लोग विभाज्यता अर्थात डिविजिबिलिटी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। विभाज्यता कब हम लोग कहते हैं, जब एक धन पूर्णांक दूसरे धन पूर्णांक को अर्थात एक संख्या दूसरे संख्या को पूरी तरह से क्या कर देती है, विभाजित कर देती है, अर्थात हमें कोई भी शेषफल प्राप्त नहीं होता है। तब इस मैथमेटिकल प्रोसेस को लल्ला यानी गणितीय प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विभाज्यता कहा जाता है। और नोट में सब लोग दो बातें लिखेंगे, जो संख्या दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देती है, उसे उस संख्या का गुणनखंड अर्थात फैक्टर कहते हैं। उसे उस संख्या का गुणनखंड अर्थात क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं।
यानी जो संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतया क्या कर देती है, विभाजित कर देती है, उसे उस दी गई संख्या का क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। मतलब जो छोटी संख्या बड़ी वाली संख्या को डिवाइड कर दे रही है पूरी तरह से, उस छोटी वाली संख्या को उस बड़ी वाली संख्या का हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो बातों पर चर्चा की है कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी में हमारे पास दो इंटीजर्स होने चाहिए, दो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए ए और बी, जिसमें एक छोटा होना चाहिए एक बड़ा होना चाहिए। और अगर एक इंटीजर दूसरे वाले इंटीजर को डिवाइड कर दे रहा है परफेक्टली, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, पूरी तरह से भाग चली जा रही है, कुछ शेषफल नहीं बच रहा है, तो जो छोटा वाला संख्या उसमें प्राप्त हो रही है वह उस बड़ी वाली संख्या का क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है, तभी उसको विभाजित कर दे रही है। और इस प्रकार से जो हमें गणितीय प्रक्रिया लल्ला पूरी तरह से प्राप्त हुई मैथमेटिकल, उसी को हम लोग डिविजिबिलिटी के नाम से यानी विभाज्यता के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं सबको विभाज्यता के बारे में और गुणनखंड के बारे में समझ में आया होगा कि जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को डिवाइड कर देती है पूरा पूरा, तो वह जो छोटी संख्या होती है बड़ी वाली संख्या का क्या कहलाती है, एक फैक्टर कहलाती है। और इस प्रकार से जो पूरी तरह से भाग होने की प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ भी शेषफल नहीं बचता है, यह प्रक्रिया हम विभाज्यता के नाम से यानी डिविजिबिलिटी के नाम से जानते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे सर जी डिविजिबिलिटी और जो फैक्टर्स हैं उसको एग्जाम्पल के रूप में हमें दिखा देते हैं आप, तो हमें और ज़्यादा बात क्लियर होती है। तो आप लोग ध्यान से हमारी बात समझेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक इंटीजर ले रहे हैं 2 और हम एक इंटीजर ले रहे हैं 6। हम लोग यहाँ देख रहे हैं a की वैल्यू जो है b से छोटी है, क्योंकि a का मान 2 है और b का मान कितना है, 6 है। अब अगर हम 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि यह भाग पूरी तरह से चली जाएगी, यानी हमारा रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 0। तो हम अगर आपसे कहें कि अगर a को पहला इंटीजर b को दूसरा इंटीजर माने a लेस देन b और हम लोग b अपान a ज्ञात करें यानी b में a से डिवाइड करें, तो बताइए यहाँ डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है लल्ला, यहाँ पे डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है, यहाँ पे विभाज्यता लागू हो रही है। यहाँ पे विभाज्यता इसलिए लागू हो रही है क्योंकि इस स्थिति में जो हमारा रिमाइंडर है, इस स्थिति में हमारा जो रिमाइंडर है वह 0 के बराबर प्राप्त हो रहा है। आप लोग देख भी रहे हैं कि जब हम लोग 6 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वह हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि अगर हमारा इंटीजर a बराबर 2 और b बराबर 6 है तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी की प्रोसेस क्या होती है, फॉलो होती है। हम लोग एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर हम लोग a बराबर 6 ले लें और b बराबर हम ले लें 48, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एज लेस देन बी है, तो यहाँ पे कोई पूछे बताइए डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है कि नहीं, विभाज्यता का जो नियम है वह फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो आप बताएंगे क्योंकि हम लोग अगर 46 से 48 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग 8 टाइम्स में 48 प्राप्त कर लेंगे और इस प्रकार हमारा जो रिमाइंडर है वह 0 प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी जो हमारी डिविजिबिलिटी है, जो हमारी विभाज्यता है, वह क्या हो रही है, लागू हो रही है। यानी जब दो इंटीजर लेके हम डिवाइड करेंगे और उनमें से कोई एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तब डिविजिबिलिटी की प्रोसेस फॉलो हो रही होती है, क्योंकि उस समय हमारा जो रिमाइंडर यानी शेषफल होता है वह शून्य प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया। अब हम लोग दो एग्जांपल ऐसे देख ले रहे हैं जहां पे डिविजिबिलिटी फॉलो नहीं होती है। अगर हम लोग a बराबर ले लें 7 और अगर हम लोग b बराबर ले लें 23, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं a की वैल्यू b से छोटी है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे a से b में डिवाइड करेंगे अर्थात 7 से 23 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स हमारी डिवाइड होगा, भाग जाएगी, 7 3 के 21। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इसके आगे यह भाग डेसिमल में चली जाएगी और यह परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस स्थिति में हमारी डिविजिबिलिटी फॉलो नहीं हो रही है, परफेक्ट डिविजिबिलिटी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है, यहाँ पे जो हमारा शेषफल है वह हमें शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है। रिमाइंडर यानी शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। जब कुछ बच जाएगा भाग देने के बाद शेष के रूप में, अर्थात शेषफल हमारा शून्य प्राप्त नहीं होगा, तो इस स्थिति में हम लोग डिविजिबिलिटी को फॉलो करता हुआ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी तभी लगेगी जब हमारा शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच जा रहा है, यहाँ शेषफल बच जा रहा है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, जब शेषफल शून्य के बराबर नहीं होगा, तब डिविजिबिलिटी फॉलो नहीं होती है और इसको हम लोग परफेक्ट डिविजिबिलिटी कहते हैं। पूरी तरह से भाग नहीं जा रही है, लेकिन अगर कोई संख्या में भाग चली जाती है, पूरी रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं वह डिविजिबिलिटी को फॉलो करती है। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 31। हम लोग यहाँ देख रहे हैं a इज लेस देन b। अब यहाँ पे अगर a से b में डिवाइड करेंगे यानी 15 से 31 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में 30 हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर हमारा 1 रह जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी पूरी तरह से भाग नहीं जा रही है, अर्थात यहाँ पे भी डिविजिबिलिटी की जो रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे विभाज्यता नहीं लागू हो रही, पूर्ण विभाज्यता नहीं लागू हो रही है, क्योंकि हमारा जो निकल के आने वाला शेषफल है वह 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 शेष रह जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग विभाज्यता के बारे में, विभाज्यता के डेफिनेशन के बारे में और कुछ एग्जाम्पल्स लेके कब विभाज्यता होगी और कब विभाज्यता नहीं होगी, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिए। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात और इसी में बता दे रहे हैं कि अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर लिया जाएगा तो आपसे डिविजिबिलिटी भी पूछी जा सकती है और ये भी पूछा जा सकता है कि क्या पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है कि नहीं, गुणनखंड है कि नहीं, आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। हम आपको ऐसे ही 4 एग्जाम्पल बता दे रहे हैं जिसमें डिविजिबिलिटी के ऊपर भी बातें हो जाएंगी और फैक्टर्स के ऊपर भी बातें हो जाएंगी, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट डिविजिबिलिटी का और फैक्टर का क्लियर हो जाएगा। सर हमारी बात ध्यान समझें, पहले वाले में हम ले रहे हैं a बराबर 3 और b बराबर ले रहे हैं 15। दूसरे वाले में ले रहे हैं a बराबर 6 और b बराबर 19। तीसरे में ले रहे हैं a बराबर 11 और b इक्वल टू 23। लास्ट वाले में ले रहे हैं a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 80। अब हमें बताना है चारों में डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है कि नहीं, डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है कि नहीं, डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है कि नहीं, और दूसरा इसमें कौन नंबर किस नंबर का फैक्टर है, इसमें भी बताना है डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है कि नहीं और कौन सा नंबर किस दूसरे नंबर का फैक्टर है, इसमें भी बताना है डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है कि नहीं और कौन सा नंबर किस नंबर का फैक्टर है, और इसमें भी बताना है डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है कि नहीं और कौन सा नंबर किस नंबर का क्या है, फैक्टर है। यानी हर प्रश्न में हमें क्या देखना है कि विभाज्यता लग रही है कि नहीं, विभाज्यता सत्यापित हो रही है कि नहीं, और क्या पहला नंबर जो लिया गया है वह दूसरे नंबर को पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है, क्या पहला नंबर दूसरे नंबर का गुणनखंड अर्थात फैक्टर है कि फैक्टर नहीं है। सबको बात समझ में आ गई। हम लोगों को क्या ढूंढना है, किसी कोई समस्या डिविजिबिलिटी देखना है और फैक्टर से देखने हैं, तो हम लोग बारी बारी से सबके ऊपर चर्चा करते हैं। हम लोग देख रहे हैं पहले वाले में अगर इसकी डिविजिबिलिटी हम सबसे पहले चेक करें, हम लोग 3 से 15 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नंबर छोटा होता है छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में डिवाइड करते हैं। तो जब हम 3 से 15 में डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में 15 आ जाएगा और हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है, यानी शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमारा पहली स्थिति में रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह विभाज्यता के नियम का पालन करता है, इसीलिए डिविजिबिलिटी लागू हो रही है। तो हम लोग ट्रिक कर देंगे सही का, या हम लोग यस लिख देंगे, हाँ डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है। और क्या पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, जब डिविजिबिलिटी फॉलो होगी, जब हमारी विभाज्यता लागू होगी, तब पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर रहेगा, क्योंकि जो 3 है वह 15 को पूरा विभाजित कर देता है, पूरा विभाजित कर दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है, इसलिए 3 15 का एक गुणनखंड है, 3 15 का एक क्या है, गुणनखंड है, क्योंकि 3 15 को पूरा विभाजित कर दे रहा है, इसीलिए 3 15 का एक क्या है, गुणनखंड है। सबको बात समझ में आ गई। विभाज्यता भी लागू हो रही है और 3 15 का एक क्या है, गुणनखंड भी है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पे। सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग 6 से 19 में डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा 18 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे भाग पूरी तरह से नहीं जाएगी, और जाएगी भी तो पॉइंट में जाएगी, हमें पॉइंट में ले जाना नहीं होता है, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग कहेंगे डिविजिबिलिटी फॉलो नहीं हो रही है, डिविजिबिलिटी फॉलो नहीं हो रही, हम लोग नो लिख देंगे। और अब आपसे कोई पूछेगा बताइए क्या 6 19 का फैक्टर है, बताइए 6 19 का फैक्टर है, तो हम लोग देख रहे हैं क्योंकि 6 19 को परफेक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए 6 19 का फैक्टर भी नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको डिविजिबिलिटी और फैक्टर दोनों बातें यहां भी समझ में आ गई। तीसरे वाले पे बढ़ते हैं। अगर हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करने जाएंगे तो पहले 11 से 23 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और हम लोग देख रहे हैं रिमाइंडर फिर से 0 के बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है, इसीलिए डिविजिबिलिटी जो है वह फॉलो नहीं होती है, नो हो गया। और दूसरी बात, अगर पूछे क्या 11 23 का फैक्टर है, तो हम लोग कहेंगे 11 23 का फैक्टर भी नहीं है, क्योंकि
11 23 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर पा रहा है। आखिरी वाले को अगर देखा जाए, हम लोग 20 से डिविजिबिलिटी के लिए 80 में डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में 80 आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहा है। और जब डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहा है तो जो 20 है वह 80 का एक फैक्टर भी है। 20 80 का एक क्या है, फैक्टर भी है। तो जब जब डिविजिबिलिटी लगेगी तब तब पहला नंबर दूसरे का फैक्टर होगा, और जब जब डिविजिबिलिटी नहीं फॉलो होगी तब तब पहला दूसरे का फैक्टर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में और फैक्टर के बारे में कि कौन सा नंबर किसका फैक्टर होगा, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ पाए। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हम आपको डिविजिबिलिटी के ऊपर और फैक्टर के ऊपर एक होमवर्क दे रहे हैं, 2 होमवर्क दे रहे हैं। सब लोग इसको लगा के अपने कॉपी पे नोट भी कर लेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। एक आप लोग लगाइएगा a बराबर 17, b बराबर 34। इसमें दोनों बातें बतानी है कि क्या डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है कि नहीं, क्या डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही है कि नहीं। और दूसरा बताना है क्या पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है कि नहीं, फैक्टर है कि नहीं। और एक एग्जांपल एक और सब लोग लगा के दिखाएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। लल्ला आंसर आपको जरूर बताना और कॉपी पर अच्छे से नोट करते चले जाना, समझते चले जाना है। कोई दिक्कत रहेगी कमेंट बॉक्स में बताना है। सबको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ें, एक और सवाल आप लोग दे दें। a बराबर अगर हम लोग 21 ले लें और b बराबर हम लोग 65 ले लें, तब आपको दोनों बातें बतानी है कि क्या यहाँ डिविजिबिलिटी फॉलो हो रही कि नहीं, और पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है कि नहीं, विभाज्यता लग रही है कि नहीं, और पहला नंबर दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं। आपको दोनों बातें बतानी है। तो इस प्रकार से हम लोग 10th की पहले कंसेप्ट को अच्छे प्रकार से समझ पाए और आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी मिल गया। हम लोग अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि पहले चैप्टर में अगर ये नहीं जान पाए हम लोग तो हम लोग आगे चल के बहुत अच्छे से बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहली टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बहुत कंसंट्रेट होकर समझना है। तो आप लोग थम्स अप कर दिए, कमेंट कर दिए हाँ सर हम लोग तैयार हैं। फिर इस टॉपिक को हम आपको बताने चलते हैं। तो आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। हिंदी में सब लोग क्या लिखेंगे? यूक्लिड की विभाजन, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। सो हमारी बात ध्यान से समझे। सबसे पहले यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका में आपको एक नाम दिखाई दे रहा है यूक्लिड, एक नाम दिखाई दे रहा है क्या? यूक्लिड। तो आपको पता होना चाहिए जो यूक्लिड महोदय हैं ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसको हम लोग ज्यामिति कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं यानी ज्योमेट्री कहते हैं। जो यूक्लिड महोदय हैं एक ऐसे मैथमेटिशियन थे, एक ऐसे मैथमेटिशियन के रूप में जाने जाते हैं जिसको हम लोग ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री का फादर कहते हैं, यानी ज्योमेट्री का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ज्यामिति के क्षेत्र में बहुत सारे अपने कार्य किए और बहुत सारे हमें नए नए रिजल्ट प्रदान किए, जिसका यूज आज भी हम लोग ज्योमेट्री में करते हैं। और इसके बारे में सर हम 9th में यूक्लिड का एक चैप्टर दिया गया था, उसके वहाँ पे भी सब हम लोग यूक्लिड की बहुत सारे तथ्यों के बारे में और बहुत सारे उनके एग्जाम्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आपको जानना चाहिए यूक्लिड कौन था। यूक्लिड ज्यामिति के पिता के रूप में जाने जाते हैं, यूक्लिड ज्यामिति के पिता के रूप में जाने जाते हैं। यह एक यूनानी गणितज्ञ हैं और इन्होंने ही किन्हीं दो धन पूर्णांकों, इन्होंने ही किन्हीं दो धन पूर्णांकों, इन्होंने ही किन्हीं दो धन पूर्णांकों, इन्होंने ही किन्हीं दो धन पूर्णांकों के विभाजन संबंधी, के विभाजन संबंधी, इन्होंने ही किन्हीं दो धन पूर्णांकों के विभाजन संबंधी नियम को प्रस्तुत किया, नियम को प्रस्तुत किया। इसलिए इसे यूक्लिड की, इसलिए इसे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो सबसे पहले हम यूक्लिड के बारे में आपको बता दिए, इन्हें ज्यामिति का पिता कहा जाता है और इनका गणित में बहुत ज़्यादा योगदान है। इनका योगदान अलग अलग क्षेत्रों में है।
और यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्यों कहते हैं? क्योंकि किन्हीं दो धन पूर्णांकों के विभाजन संबंधी नियम को इन्होंने ही प्रस्तुत किया, इसीलिए इनके नाम पे इसे कहा गया यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। क्योंकि हम लोग 10th में जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर भाग देने की प्रोसेस को पढ़ेंगे, वह क्योंकि यूक्लिड महोदय ने दिया, प्रदान किया, इसीलिए हम लोग इसे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। किसके ऊपर अप्लाई होता है? दो पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के ऊपर। तो क्योंकि यह किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के ऊपर लागू होता है और यूक्लिड महोदय ने इसे दिया था, इसीलिए इसे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रमेयिका के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रमेयिका के बारे में जानते हैं। प्रमेयिका को हम लोग इंग्लिश में लेमा कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि लेमा क्या होती है, प्रमेयिका क्या होती है, फिर हम लोग आगे पहुंचेंगे और ये जानेंगे कि इन्होंने इस लेमा में क्या बताया दो पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर। तो सबसे पहले जानिए प्रमेयिका। प्रमेयिका प्रमेयिका एक नियमों या चरणों पर आधारित कथन होता है। नियमों या चरणों पर आधारित कथन होता है जिसका प्रयोग करके हम उसी से संबंधित अन्य अवयवों पर अपने नए परिणाम प्राप्त करते हैं। आपसे अगर कोई पूछेगा प्रमेयिका यानी लेमा से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे प्रमेयिका जो होती है वह एक नियमों या स्टेप्स पर आधारित एक स्टेटमेंट होता है, करा जिसका प्रयोग करके हम उसी से संबंधित अन्य अवयवों पर अपने परिणाम क्या करते हैं, अपने नए नए रिजल्ट्स क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये हो गई लेमा की क्या डेफिनेशन। तो उम्मीद करते हैं सब अपने कॉपी पे लेमा की डेफिनेशन लिख देंगे अच्छे से और लेमा को समझ जाएंगे कि जो लेमा होती है यानी जो प्रमेयिका होती है वह क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो स्टेप्स के रूप में या रूल्स के रूप में हमारे पास अवेलेबल होती है, जिसका हम लोग एप्लीकेशन करके यानी जिसका प्रयोग करके हम उसी से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम उसके लिए नए नए जो रिजल्ट्स होते हैं, न्यू रिजल्ट्स जो होते हैं उसी पे आधारित, उसी पे बेस्ड उसको क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और किसने दिया? इस चैप्टर के अनुसार यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को यूक्लिड महोदय ने दिया। अब हम लोग इतनी बात जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यूक्लिड की डिवीजन लेमा को देखने का प्रयास करते हैं कि यूक्लिड की डिवीजन लेमा यानी विभाजन प्रमेयिका क्या है। चलो हमारी बात ध्यान से समझेंगे। यूक्लिड महोदय ने बताया, कथन इसका ये है कि यूक्लिड महोदय ने हमें बताया कि यदि हमारे पास कोई दो धन पूर्णांक a और b दिए गए हों, यदि हमारे पास कोई दो धन पूर्णांक a और b दिए गए हों और इस प्रकार दिए गए हों कि a का मान b से क्या हो, छोटा हो। यदि हमारे पास कोई दो धन पूर्णांक a और b इस प्रकार दिए गए हों कि a का मान b से छोटा हो अर्थात a इज लेस देन b हो, तब इन दोनों धन पूर्णांकों के कारण हमें दो नए धन पूर्णांक q और r इस प्रकार प्राप्त होते हैं। इन दोनों धन पूर्णांकों के कारण दो नए धन पूर्णांक q और r इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि हम इसे b बराबर aq प्लस r किसके रूप में, b बराबर aq प्लस r के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार दो धन पूर्णांकों को इस प्रकार लिखने की जो प्रोसेस होती है यूक्लिड महोदय ने यह विभाजन प्रमेयिका के रूप में बताया और इसी b बराबर aq प्लस r को ही हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, क्योंकि यह किन्हीं दो धन पूर्णांकों को केवल व्यवस्थित करने की या इस प्रकार लिखने का एक माध्यम मात्र है। तो कोई पूछेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, तो आप बताएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा is a medium for any two integers to represent its where a is less than b such that b equal to aq plus r, where r greater than or equal to 0, where r greater than or equal to 0 and less than a। तो हम लोग देखते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हमारे पास दो धन पूर्णांक a और b दिए गए हैं, जहां a b से क्या है, छोटा है। इन दोनों a और b के कारण हमारे पास दो नए धन पूर्णांक q और r निकल के आते हैं कि हम इसे b बराबर
ए क्यू प्लस आर के टर्म में लिख सकते हैं कि हम इसे b बराबर ए क्यू प्लस आर के टर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब हम किन्हीं दो धन पूर्णांकों को b बराबर ए क्यू प्लस आर के टर्म में लिख देते हैं तो यही जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है दोनों धन पूर्णांकों का, जो यूक्लिड महोदय ने हमें प्रदान किया, इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारी एक कंडीशन होती है रिमाइंडर के लिए, जिसमें r जो होता है वह ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, अर्थात जो शेषफल का मान होता है वह 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होता है, तथा अपने भाजक से हमेशा छोटा होता है। और यहाँ पर भाजक कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, जिससे भाग दिया जाता है उसको हम लोग भाजक कहते हैं ना। तो यहाँ पे भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये रिमाइंडर की कंडीशन है। सब लोग इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आ भी सकती है, बोर्ड पेपर में, MCQs में, तो आप लोग इसको लिख लेंगे। तो इस प्रकार यूक्लिड की विभाजन प्रमेय की आपको सारी फंडामेंटल बातें बता दी है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के ऊपर ये अप्लाई होती है, दो धनात्मक पूर्णांकों के ऊपर ये अप्लाई होती है, ए और बी के ऊपर, जिसमें हम लोग मान के चल रहे हैं कि ए का मान बी से छोटा है। और इस ए और बी के कारण दो नए धन पूर्णांक क्यू और आर की हमें प्राप्ति होती है, जिसमें बी को हम लोग ए क्यू प्लस आर के टर्म में लिख सकते हैं। इस प्रकार जो रिमाइंडर आता है उसका मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है और लेस देन क्या होता है, ए होता है। अब अगर इसको हम लोग व्यापक रूप में इस प्रकार प्रदर्शित करना चाहें तो हम लोग देख रहे हैं यह एक फार्मूला भी हमें प्रदान करता है, जो हमारा b इक्वल टू ए क्यू प्लस आर लिखा गया है। यहाँ पे जो b है, a देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, a इज लेस देन b है, b बड़ा है, जो बड़ा होता है उसको हम लोग भाज्य कहते हैं, जिसे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं, जितनी बार भाग जाती है उसको हम लोग भागफल कहते हैं, और जो हमें शेष प्राप्त होता है उस शेषफल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा एक नया फार्मूला भी यहाँ प्राप्त होता है, जिसको हम लोग बचपन में पहले भी जानते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर व्यापक रूप में हम लोग इसको लिखना चाहें तो जो भाज्य होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। भाज्य किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, जिसमें भाग दी जाती है, जिसमें या जिस संख्या में भाग दी जाती है, जिस संख्या में भाग दी जाती है। और भाजक क्या होता है, जिस संख्या से भाग दी जाती है, जिस संख्या से भाग दी जाती है। और भागफल क्या होता है, जितनी बार भाग जाती है, जितनी बार भाग जाती है। शेषफल क्या होता है, जो भाग के क्रिया बाद, जो भाग की क्रिया बाद प्राप्त होता है, प्राप्त होता, भाग के क्रिया बाद प्राप्त होता है शेष के रूप में। तो भाज्य मतलब क्या होता है, जिस संख्या में भाग दी जाती है उसे भाज्य कहते हैं, जिस संख्या द्वारा भाग दी जाती है उसको भाजक कहते हैं, जितनी बार भाग जाती है उसे भागफल कहते हैं, और भाग की प्रक्रिया बाद जो रिमाइंडर शेष बचता है उसको हम लोग शेषफल के नाम से जानते हैं। तो व्यापक रूप में बीच में हमें भाज्य आता है, यहाँ भाज्य क्या है b, और जिससे हम लोग भाग दिए रहते हैं वो यहाँ पे आता है, उसको हम लोग भाजक कहते हैं। यहाँ पे b भाज्य है और a भाजक है, और q बार भाग गई तो ये भागफल हो गया, और प्रोसेस लगाने के बाद जो बचता है उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, वह r हो गया। भाग जाने के बाद हम लोग माइनस करते हैं तो कुछ बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ पे q जो है, q जितनी बार भाग गई इसको हम लोग भागफल यानी कोशिएंट कहते हैं, और जो हमारा बचता है उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं यानी शेषफल कहते हैं। जिसमें भाग दी जाती है उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं यानी भाज्य कहते हैं, और जिसके द्वारा भाग लगाई जाती है उसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं यानी हम लोग भाजक कहते हैं। तो ये ए हमारा भाजक हो गया, बी हमारा भाज्य हो गया, क्यू हमारा भागफल हो गया, और ये हमारा आर शेषफल हो गया। तो इस प्रकार इसका यह जनरलाइजेशन आपको बता दिए कि किसमें क्या कैसे कैसे अरेंज किया जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा b इक्वल टू ए क्यू प्लस आर प्राप्त हुआ इस फार्मूले में, यहाँ पे इसको हम लोग इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन
लेमा के द्वारा हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर उनकी डिवाइड प्रोसेस के रूप में यहाँ पर एक फार्मूला भी प्राप्त होता है। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट, सब लोग याद कर लेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस प्रकार हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में समझ पाए कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के ऊपर ये अप्लाई होता है, जहाँ ए का मान बी से छोटा होता है, इसके कारण दो नए धन पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होते हैं। हम बी बराबर ए क्यू प्लस आर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी जो बड़ी वैल्यू होती है उसको छोटी वैल्यू इंटू क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहां रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और हमेशा अपने जो भाजक होता है जिसे हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं उसे छोटा होता है। अब भाज्य, यहाँ पे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में हम लोग जान पाए, जिसमें भाग दी जाती है भाज्य, जिसके द्वारा भाग दी जाती है भाजक, जितनी बार भाग जाती है भागफल, और जो बचता है उसको शेषफल। जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, सबके इंग्लिश बता दिए। डिविडेंड भाज्य होता है, डिवाइजर भाजक होता है, कोशिएंट भागफल होता है, रिमाइंडर शेषफल होता है। ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस द्वारा ये फार्मूला प्राप्त हो जाता है। यही सारी प्रक्रिया हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में जाननी है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का कथन क्या है? किन्हीं दो धन पूर्णांकों ए और बी में जहां ए का मान बी से छोटा है के लिए दो नए धन पूर्णांकों क्यू और आर की प्राप्ति इस प्रकार होती है, अस्तित्व इस प्रकार होता है कि हम उसको बी बराबर ए क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहां रिमाइंडर का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और अपने भाजक से सदैव क्या होता है, छोटा। हम लोग एक एग्जाम्पल इस पर केवल ले लेते हैं, सब लोग ध्यान समझें। जैसे हम मान लेते हैं ए बराबर 2 है और बी बराबर 15 है, और हम लोग देख रहे हैं ए का मान बी से छोटा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएं, यूक्लिड डिवीजन लेमा शॉर्ट फॉर्म में ईडीएल, तो हम लोग 2 से 15 में डिवाइड करेंगे, भाग 7 बार जाएगी और रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जो भाजक है यानी b है, यहाँ पे यह b है और यह a है, तो b बराबर ए क्यू प्लस आर होता है, 2 × 7 + 1 होता है। तो इस प्रकार से किसी दो इंटीजर्स के लिए अगर हम लोग इस प्रकार से प्रोसेस b = ए क्यू प्लस आर के रूप में लिख देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग, इसी नियम को हम लोग जो यूक्लिड द्वारा दिया गया उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना समझ में आया होगा, वहाँ पे किस प्रकार लिखा जाता है इस बात को आप समझ पाए होंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, a = 3 b = 17, a है b से छोटा, तो हम लोग जब 3 से 17 में डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, 15 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे हो जाएगा b = ए क्यू प्लस आर होता है, यहाँ हो जाएगा 17 = 3 × 5 + 2। तो इस प्रकार से इस नियम द्वारा किसी को अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए दो धन पूर्णांकों के डिवाइड प्रोसेस को, तो यही आपका क्या कहलाता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। उम्मीद करते हैं आपको आज की सारी बातें समझ में आई होंगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए और एल्गोरिथम की बात करेंगे। तो हम लोग उस वीडियो में जब आएंगे तो हमारे सवाल बहुत अच्छे लेवल के शुरू हो जाएंगे। सब लोग वीडियो को देखते रहें, जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।